महात्मा गांधी की अहिंसा थी ना, वो परमो धर्म वाली अहिंसा नहीं थी। महात्मा गांधी ये भली भांति समझते थे कि अंग्रेज़ों से लड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे हिंदुस्तान में एक उतनी बड़ी कोई शक्ति नहीं थी जो अंग्रेज़ों से भिड़ सके। तो इसको समझने के लिए, महात्मा गांधी की अहिंसा को समझने के लिए कुछ ऐसे समझना होगा कि हम अपने बराबर के ताकत वाले से लड़ सकते हैं, अपने से कम क्षमता या अपने बराबर के किसी दुश्मन से आराम से लड़ सकते हैं और सफलता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा दुश्मन, यदि अपना कोई दुश्मन हमसे कई गुना ताकतवर है, तब उससे भिड़ना मूर्खता होगी। महात्मा गांधी की अहिंसा का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मः नहीं था। महात्मा गांधी भली भांति जानते हैं कि युद्ध अपने बराबर वाले से किया जा सकता है या फिर अपने नीच, अपने से छोटे, अपने से कम ताकतवर के साथ युद्ध किया जा सकता है। लेकिन कोई यदि दुश्मन हमारा हमसे हज़ारों गुना ताकतवर है, तब हमें उससे हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। तब हमें उससे विजय प्राप्त करने का दूसरा तरीका अपनाना होगा। महात्मा गांधी का अहिंसा का जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्हें अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया ना, वो यही अहिंसा था। वो जानते थे कि अंग्रेज़ों से लड़ा तो हम नहीं जा सकता है। तो महात्मा गांधी की अहिंसा परम धर्म वाली नहीं थी। वैसे तो वो जैन धर्म को मानते थे, मानना तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैन गुरु के निर्देश पर अपनी माता को इन्होंने 2 वचन दिया था कि हम मदिरा पान नहीं करेंगे और मांस नहीं खाएंगे। और उन्होंने इंग्लैंड के दौरान उन्होंने इस बात को पूरा सख्ती के साथ पालन किया। वो सब धर्मों को समान मानते थे और किसी एक धर्म को ज़्यादा नहीं मानते थे। हर धर्म में अच्छाई ढूंढते थे। और ख़ासकर जो उनका अहिंसा वाली बात थी ना, तो वो जैन या बौद्ध धर्म वाली या सनातन धर्म वाली अहिंसा परम धर्म वाली नहीं थी। महात्मा गांधी का जो अहिंसा का अस्त्र था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिन्होंने अहिंसा का अस्त्र अपनाया था ना, वो धर्म से प्रेरित नहीं था, वो अहिंसा परमो धर्म वाला नहीं था। वो एक सोची समझी बड़ी सशक्त रणनीति थी। गरम दल के नेताओं को बार बार वो यही समझा रहे थे कि अंग्रेज़ों के प्रति हम अहिंसा करेंगे, हम एक तमाचा मारेंगे, वो हमें 1000 तमाचा मारेंगे। तो अहिंसा का था कि हमें उनसे लड़ना भिड़ना नहीं है, हमें उनका असहयोग करना है। 1915 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान आते हैं और उसके 6 साल बाद 1921 को जो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में आती है, तब से लेकर के और 47 तक वो भारतीय लोगों को केवल 5 बातें समझाते रहे जो आज तक लोग नहीं समझ पाए। महात्मा गांधी को ये मानते हैं कि महात्मा गांधी ने देश के लिए कुछ नहीं कहा, इन्हें मुफ्त में राष्ट्रपति कहा और राष्ट्रपिता कहा गया। तो भाई आज यदि आप गंभीरता से समझेंगे तो महात्मा गांधी की जो 5 सुझाव थे, लेकिन जो महात्मा गांधी 1921 से लेकर के और 47 तक उन्होंने केवल और केवल आम जनता से यही कहा कि हमें अंग्रेज़ों से भिड़ना नहीं है, अंग्रेज़ों से अहिंसा नहीं करनी है, हमें अंग्रेज़ी शासन के प्रति असहयोग करना है, हमें नौकरियां नहीं करना है, हमें उनकी अदालतों को अस्वीकार करना है, उनकी वस्तुओं को नहीं खरीदना है, हम उनके स्कूलों में हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना है। इस तरीके से 5 बातें हैं जो ये महात्मा गांधी ये मानते थे कि यदि जनता जनार्दन को 5 बातें समझ में आ जाएं। हालांकि 5 बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी अंग्रेज़ों की नौकरी। यदि भारतीय अंग्रेज़ों की बात हो या फिर मुग़लों की बात हो, अंग्रेज़ी सत्ता या मुग़ल सत्ता की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो हमारे देश के ही लोग थे, जो सैनिकों के रूप में या इनके जो शासकीय कर्मचारियों के रूप में इनका सहयोग करते थे। हमारे देश के ही लोग हम अंग्रेज़ों और मुग़लों के सैनिक बनकर हमारे देश के साथ अत्याचार लूटपाट कर रहे थे। महात्मा गांधी हों या सुभाष चंद्र बोस हों, दोनों ने यही कहा हिंदुस्तानियों से, जल थल और वायु सेना के कर्मचारियों से कि आप लोग अंग्रेज़ों की नौकरी करना छोड़ दीजिए, आप अपना खुद सरकार बनाइए और अपनी सरकार की नौकरी करिए। अंत में खासकर ये जो 47 के आसपास 46-47 के आसपास जो है, ये जो जल व थल और वायु और ये रेलवे और आपका डाक विभाग वगैरह वगैरह,
इन सब लोगों ने अंग्रेज़ों को के आदेश को, अंग्रेज़ों के अंडर में काम करना जो है तो अस्वीकार कर दिया था। और यही वजह है कि अंग्रेज़ों को दुम दबा के यहाँ से भागना पड़ा था। तो महात्मा गांधी की बात करें या सुभाष चंद्र बोस की बात करें, दोनों के सिद्धांत बिल्कुल एक ही थे। दोनों लोगों का कहना था कि हमें अंग्रेज़ों का इस दास्ता को स्वीकार नहीं करना है। अंग्रेज़ों में तो उनका भी यही कहना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी कहना था। तो हमारे देश के बहुत सारे लोग नेता जो ये तो मानते हैं कि आज़ादी का श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। महात्मा गांधी की अहिंसा और उनके चरखा से जो है तो आज़ादी नहीं मिली है। तो दरअसल महात्मा गांधी 1921 से लोगों को ये समझाना शुरू कर दिए थे कि आपको अंग्रेज़ों की नौकरी करके अंग्रेज़ों की मदद नहीं करना है, अंग्रेज़ों के नौकर बन करके भारतीयों के साथ अन्याय नहीं करना है। यही बात तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताते रह गए और यही चीज़ महात्मा गांधी ने बताया। दोनों लोग मिलकर बताया, लोगों को जल्दी समझ आया। 41 के बाद जो है जब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है तो रेडियो से लोगों को समझाना शुरू किए कि अंग्रेज़ों की ताकत आप ही लोग तो हो, आप ही लोग उनकी सेना में हो, जल में हो, थल में हो, वायु में है, डाक में हो, रेलवे में हो, उनके विभिन्न विभागों को संचालन तो आप लोग कर रहे हो और ख़ुद उनसे उनकी अपेक्षा के शिकार हो रहे हो। तो ये सब यदि आप बंद कर देते हो तब हमारा देश छोड़ कर ये चले ही जाएंगे और हमारे देश में आप अपनी सरकार होगी, फिर आप अपनी सरकार के लिए काम करना। यही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यही बात महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी की बात हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो, दोनों ने देश को एक ही मैसेज किया और आज़ादी के इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं हो सकता था। लोगों को समझने में बहुत दिन लग गए कि हमें अंग्रेज़ों के लिए काम नहीं करना चाहिए था। थोड़े से लाभ के लिए अब किसी की अच्छी खासी नौकरी हो, इज्जत और प्रतिष्ठा वाली हो, उनके कहने पर वो कैसे छोड़ दे। और यही लोभ जो है तो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को बहुत दिनों तक खींचता रह गया। 1847 में 1857 में आपने देखा होगा कि हमारा देश 2-3 महीने के लिए बिल्कुल अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। 1847 के में जो है तो जो हमारे देश में कंपनी प्रशासन था पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और कंपनी प्रशासन के जो अधिकारी थे उनको जान बचाने की लग गई थी। 2 महीने बाद में कंपनी इससे जो कंपनी के जो शासन था उसको ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया, फिर 100 साल तक ऐश किया। कल्पना करिए 1857 के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी होते और लोगों को, खासकर हमारे उस समय के जो राजे महाराजे थे, जो 600-700 650 रियासतें थी, उनके राजाओं को ये समझ आ गया होता कि हमारा देश अब लगभग आज़ाद हो गया है, केवल हमें ज़रूरत है उनके अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े होने का, उनका असहयोग करने का, तब हमारा देश 1857 में ही स्वतंत्र हो गया होता। तो मित्रों, आज 30 जनवरी है। देश के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज के दिन गोडसे ने इनकी हत्या कर दिया था और हमारे देश तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे देश में आज भी लगभग बहुत सा वर्ग ये मानते हैं कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया। तो भाई महात्मा गांधी ने तो माना कि कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय 40-45 करोड़ की आबादी थी और 40-45 करोड़ में दूसरा कोई नाम ऐसा आप हमें बता दें जो अंग्रेज़ों के अपने देश की समस्याओं को लेकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनसे फेस टू फेस बात करने की क्षमता रखता रहा हो। कोई एक शब्द, कोई एक व्यक्ति महात्मा गांधी के ज़माने का नहीं है जो देश की समस्या, उसमें जो किसानों की समस्या थी, श्रमिकों की समस्या थी, इन विभिन्न समस्या और जो व्यापारियों की समस्या थी, इन सब व्यापारियों के विरुद्ध जो हो रहे थे अत्याचार, इनके विरुद्ध अंग्रेज़ों से फेस टू फेस बात करने वाला नाचा नेहरू नहीं थे। इतिहास में एक लाइन भी कहीं ऐसा नहीं मिलती है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी समस्या को लेकर के अंग्रेज़ों से रूबरू हुए हों। महात्मा गांधी एक बहुत संपन्न घर के लड़के थे, क्योंकि वो रियासत के मंत्री के लड़के थे और उन्होंने जो इंग्लैंड में एक शाही अंदाज में जो अपनी पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद वो पूरी ज़िंदगी केवल एक धोती में बिताए। उन्होंने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया और देश की उन सभी समस्याओं को लेकर के एकजुट हुए। 70-80 हज़ार लोग उनके पीछे घूमा करते थे, उनके अनुयायी थे
और अंग्रेज़ों को वो मुँह तोड़ जवाब देते रहे, अंग्रेज़ों से खुद को बचाते रहे। अहिंसा, गांधी जी की अहिंसा को समझने के लिए आप एक बात पर जाइए कि जब भी महात्मा गांधी कोई बड़ा आंदोलन करते थे तो एक लाइन का इस्तेमाल वो ज़रूर करते थे कि कल हम रहें या ना रहें, हो सकता है अंग्रेज़ हमें शूट कर दें, हो सकता है अंग्रेज़ हमें अरेस्ट कर लें, लेकिन ये जो हमारा मिशन है इसको जारी रखना है। तो कई बार महात्मा गांधी अरेस्ट होते हैं लेकिन उनका मिशन प्रभावित नहीं होता, इसलिए कि वो पहले से ही इस तैयारी में हो जाते थे कि हो सकता है कि इस मिशन के जो हम के संचालन आज हम कर रहे हैं कल हम अरेस्ट हो जाएं या फिर मार दिए जाएं, तो इस हमारी सभा का या हमारी इससे जो यदि ये उन्होंने 1930 में जब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया तो उस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा था कि हो सकता है कि कल हम मार दिए जाएं या अरेस्ट कर लिए जाएं तो क्या होगा। तो वो पहले से प्लानिंग किए थे कि सब लोगों को ऐसा करना है, किसी को अहिंसा नहीं करना है, इसलिए कि अहिंसा में हम ही तो मारे जाएंगे, अहिंसा में हमें ही नुकसान होगा, हम अंग्रेज़ों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंग्रेज़ों के पास कश्मीर से कन्याकुमारी तक सशस्त्र सेना है, इस सेना को हम लोग जो है हम ग्रामीण लाठी डंडे के बल पर उनका सामना तो नहीं कर सकते, तो बेहतर है हम उकसाएं और खुद डंडे खाएं, ऐसा हमें नहीं करना है। अहिंसा का मतलब अहिंसा परमो धर्म से नहीं था, अहिंसा का मतलब ये भी नहीं था कोई हमें एक डंडा मारता है तो आराम से हम दूसरा डंडा भी उससे खा लें, नहीं, यदि हमारे बराबर है या हमसे कमज़ोर है तो हम उससे लड़ेंगे, लेकिन यदि 1000 गुना ताकतवर है तो उसे हम उकसा करके हमें डंडे नहीं खाना है। महात्मा गांधी अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध किए, कई बार जेल गए और उनकी अंग्रेज़ों की बड़ी बड़ी योजनाओं पर उन्होंने पानी फेर दिया, लेकिन स्वयं सुरक्षित रहे। उसका एकमात्र कारण था अहिंसा। हमारे देश में कुछ बहुत जो बुरी घटनाएं हुई, जैसे जलियांवाला हत्याकांड हुआ, या इसके भी पहले यदि हम नालंदा विश्वविद्यालय की घटना की बात करें तो पाएँ इन सबों के लिए कोई ये जो है इन सब घटनाओं को अहिंसा से रोका जा सकता था। हिंसा के कारण ही ये सारी घटनाएं भी हुई थी। हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की, तो हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात पर एक विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्या था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो गंभीरता से आप समझें तो एक कहानी सामने आती है कि उस समय का मुग़ल बीमार पड़ता है और कोई उन्हें सजेशन देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो आयुर्वेद विभाग के जो गुरु लोग हैं उनके पास इसकी सटीक दवाई है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो उन्हें मैसेज दिया जाता है, वो आते हैं और राजा ये जो बादशाह अपनी शर्तें रखता है कि आपको ऐसी दवाई करती है कि हमें कुछ खाना पीना भी नहीं पड़े और हम ठीक हो जाएं। तो सामने वाले ने कहा ठीक है। उन्होंने उनके धार्मिक किताबों में कुरान वगैरह में कुछ पाउडर डाला जो अदृश्य था, और उन्होंने कुरान पलट के पढ़ा और वो ठीक हो गए, उस पाउडर की गंध से वो ठीक हो गए। तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि वाह वाह, इनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इन्हें तो ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये तो हम पर हावी हो जाएंगे। पहली बात तो यदि कोई बीमार है, तंग है, तो वो सोचेगा, पहली समस्या वो ये सोचेगा कि हम इस बीमारी से मुक्ति पाएँ। तो यदि कोई बीमार है और बहुत बीमार है, तंग है, तो कभी वो ऐसी कोई शर्त रखेगा कि हमें ऐसी शर्त रखनी है कि हम कुछ खाएं भी नहीं, हम कुछ ये पिए भी नहीं, हम ठीक हो जाएं। वह मजाक थोड़ी चल रहा था, नहीं उनकी परीक्षा चल रही थी, वो तो परेशान तंग था, उसको तो कुछ भी खिलाओ स्वस्थ होने के लिए, वही शर्त कैसे वो रख देगा ऐसी। दरअसल ऐसा नहीं हुआ होगा। इसकी जो हमारा अंदाज है कि जैसे ही किसी ने मैसेज दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो आयुर्वेद विज्ञान के जो टीचर्स हैं वो इसका दावा कर सकते हैं, इन्होंने मैसेज दिया होगा। अब वो जो है उनकी आज्ञा का अवहेलना किए होंगे, तो उसको गुस्सा 7वें आसमान पर उसने आदेश दिया हो कि जाओ ख़त्म कर दो, मिट्टी में मिला दो उस संस्था को ही जो हमारे आदेश का पालन नहीं करता। और लोगों ने एक लंबी उनकी टीम आती है, सेना आती है, 6 महीने तक वो किताबें वहाँ की जलती हैं। तो हमें स्वाभाविक रूप से समझना है कि किसी चीज़ का कारण क्या हो सकता है। हम किसी चीज़ को जोंगते थोड़ी कर, फल भी होता है तो हम छील के खाते हैं, अनाज भी होता है उसमें पका के खाते हैं। तो जब भी हमें किसी तरह की कोई भी जानकारी मिले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको अपने दिमाग में डाल करके प्रोसेस करें। यदि महात्मा गांधी नरम दल की अपेक्षा गरम दल के साथ होते, डंडा बंदूक उठा लिए होते, तो बहुत दिन न चल पाते। महात्मा गांधी असहयोग करते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए, अंग्रेज़ों से भिड़े नहीं, उनको
गुस्सा नहीं दिलाए और उनसे अपनी बातें आखिर मनवा ही लेते थे। असहयोग के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आमरण अनशन के माध्यम से, बहला के फुसला के, हाथ पांव जोड़ के अपनी बातें वो कराते गए। और अंत में जब स्थिति सुधरी, उनके पक्ष में आई, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन पूर्ण स्वराज की मांग ही कर बैठे। इसलिए हम आप सबों से अनुरोध करते हैं कि महात्मा गांधी के इतिहास को अक्षरशः पढ़िए और देखिए और जानिए कि क्या कोई महात्मा गांधी की रियलिटी क्या थी, वो रियल में क्या चाहते थे। 1847 के बाद ये जो भारत विभाजन वगैरह के लेकर के महात्मा गांधी पर सारे जो आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमारे लाश के ऊपर से पाकिस्तान बनेगा, और फिर पाकिस्तान बन गया, वो मरे नहीं। अरे भाई, उनके सारे देश की जो जनता है उनके नियंत्रण में होती, उनके बस में होती, उनकी बात मान रही होती, तो 1921 में जैसे ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो देश आज़ाद हो गया होता। तभी जो है तो जल थल वायु सेना के सभी लोग सरेंडर कर दिए होते और महात्मा गांधी को अपना राजा मान लिए होते, देश हमारा वहीं से आज़ाद हो जाता। लेकिन 47 तक लोगों ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। अब जब इनका महात्मा गांधी की बातों को अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर समझाया लोगों को, सेनाओं के लिए उन्होंने 4 साल काम किया। वो 40 में यहाँ इंडिया से जाते हैं बाहर, और 46-47 तक केवल और केवल सैनिकों से, देश और विदेश के सैनिकों से संपर्क में रहे। उन्हें केवल ये समझाते रहे कि आपको अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम करना है, अंग्रेज़ों की दास्ता को अंग्रेज़ों के लिए नहीं बल्कि आपको अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम करना है। इतना समझाने में, एक लाइन समझाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 4 साल लग गए। अंत में यहाँ की वायुसेना, थल सेना, जल सेना ने ये समझा और नेताजी को अपना राजा माना। यही बात तो महात्मा गांधी किससे समझाते आ रहे थे? वो तो 20 साल बाद समझाना शुरू किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि देशवासियों समझो, अंग्रेज़ों के प्रति जो है तो असहयोग चालू कर दो, उन्हें अपना राजा ही नहीं मानो, तो आप खुद ब खुद इनकी कमज़ोर हो जाएगी और देश छोड़ के चले जाएंगे। एक बार हम पुनः उस महामहिम महात्मा मोहनदास करमचंद को उनकी पुण्यतिथि अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।